हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड प्रेप चैनल। आज हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे अपनी पॉलिटिक्स की सीरीज़ में। और हम डिस्कस कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स पे आज हमारा लेक्चर 3 होगा। ठीक है, और लेक्चर 3 में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 14 एंड आर्टिकल नंबर 15। ठीक है, वी विल स्टार्ट फर्स्ट फ्रॉम आर्टिकल नंबर 14। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? आर्टिकल 14 में दो स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है उसमें है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक है, दोनों कंसेप्ट जो हैं उनका क्या है, एक ही पर्पस है। दे आर हैविंग वन पर्पस ओनली। और वो पर्पस क्या है? जस्टिस प्रोवाइड करना। ठीक है, जो कि चाहे सोशल है, इकोनॉमिक है, या फिर पॉलिटिकल जस्टिस है। ठीक है, एंड एंश्योर डेमोक्रेसी इन द कंट्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ कंसेप्ट जो है वो बेसिकली कंसेप्ट हमने यूके से लिया हुआ है। ठीक है, ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है। ठीक है, और ये किसने दिया है? ये दिया है प्रोफेसर डाइसी ने। ठीक है, इस कंसेप्ट का मतलब क्या है कि जो भी हमारे लॉ पास हुए हैं दे आर लॉ ऑफ द लैंड। मतलब जो लॉ इंडिया में बन गया, सभी इंडिविजुअल जो हैं कंट्री में उनकी ट्रीटमेंट सेम होगी फॉर दैट लॉ एंड देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, हम इसमें क्या बोल सकते हैं? देयर इज रूल ऑफ लॉ। मतलब राज किसका है इंडिया में? लॉ का, जो बनाया जाएगा इंडिया में। ठीक है, नो वन इज अबव द लॉ। तो क्या है? इम्प्लाइंग द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। ये हमने देख लिया कि कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, एंड देयर इज रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। ठीक है, ऑल पर्सन्स आर सब्जेक्ट टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। ठीक है, तो इसमें लेकिन जब हम देखते हैं कि डिटेल में स्टडी करते हैं तो हमारे पास कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, हमने जैसे पढ़ लिया कि कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। ठीक है, अगर कोई कोई लॉ को वायलेट करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, लेकिन जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती हैं हमें। जैसे फर्स्ट है प्रेसिडेंट और गवर्नर जो हैं। ठीक है, जब वो पर्सन वो पोजीशन होल्ड कर रहा है, सो दैट पर्सन इज नॉट liable to be punished for decisions taken during official capacity। ठीक है, तो मतलब जब पर्सन उस पोजीशन को होल्ड कर रहा है, गवर्नर या प्रेसिडेंट की,
और कोई डिसीजंस ले रहा है तो उसके खिलाफ कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास, दैट इज ऑल्सो फॉर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के लिए ही है। ठीक है। तो इस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में क्या है कि जब तक इंडिविजुअल इन पोजीशंस पे ऑफिस में है, ठीक है, तो उसके खिलाफ नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। ठीक है। और अगर कोई सिविल मैटर है तो फर्स्टली प्रायर 2 months नोटिस गिवन। ठीक है। तो ये हमारी दूसरी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगी। तीसरी हमारी जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो है हमारे फॉरेन डिप्लोमेट्स के लिए। ठीक है, वो भी इम्यून होते हैं फ्रॉम इंडियन लॉज से। ठीक है। सो ये हमने देख लिया आर्टिकल नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट हम अब डिस्कस करेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सो ये कंसेप्ट हमने यूएसए से लिया है और दिस इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट। ठीक है। अब पॉजिटिव कंसेप्ट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ स्पेशल प्रोविजंस, दे कैन प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजन टू बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, बैकवर्ड सेक्शंस के लिए स्पेशल प्रोविजन जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। और इस के अकॉर्डिंग इक्वल्स आर ट्रीटेड इक्वली एंड unequals are treated unequally। ये कंसेप्ट है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का। स्पेशल प्रोविजन जो है गवर्नमेंट बैकवर्ड सेक्शन सोसाइटी को प्रोवाइड कर सकती है और यहाँ पे इक्वल पर्सन जो है उनको हम ट्रीट करते हैं इक्वली और जो अनइक्वल्स हैं उनको ट्रीट करते हैं अनइक्वली। एग्जाम्पल है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एडल्ट जो है फॉर एग्जाम्पल मर्डर केस में इन्वॉल्व है, ठीक है, और वो गिल्टी प्रूव हो जाता है तो उसको क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। ठीक है। वेयर एज जब हम जुवेनाइल की बात करते हैं, इफ दे आर इन्वॉल्व इन मर्डर केस और वो गिल्टी प्रूव हो जाते हैं तो उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी, उनको जो सेंटेंस होगी दैट विल बी लेस, फॉर एग्जांपल 3 years के लिए पनिश किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर एक अडल्ट है वो अगर मर्डर करता है तो उसको भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। ठीक है। और अगर दूसरा अडल्ट है वो भी सेम मर्डर केस में ही इन्वॉल्व है, ठीक है, और वो भी गिल्टी है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। लेकिन अगर जुवेनाइल है, अगर वो मर्डर केस में इन्वॉल्व है तो उनकी सेंटेंस जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की नहीं होगी, इट विल बी लेस एज कंपेयर टू द पनिशमेंट गिवन टू द अडल्ट्स। अब इसमें हम जैसे स्पेशल प्रोविजंस की बात कर सकते हैं। ठीक है। जैसे वुमेन को क्या है 33% रिजर्वेशन होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है। तो ये क्या है, क्या बोल सकते हैं हम इसे कि स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं जो हमारी बैकवर्ड सेक्शन है सोसाइटी का, कि जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंडर जो है
एफर्मेटिव एक्शंस लिए जाते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, सो दिस इज अवर आर्टिकल नंबर 14। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 क्या है? इट प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। सो ये आर्टिकल जो है यहाँ स्टेट भी वॉयलेट कर सकता है और इंडिविजुअल भी। ठीक है, और अगर ये वॉयलेट करता है तो ऑब्वियसली आर्टिकल 32 के अंडर वी कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट। एक चीज़ देखते हैं, ये सर्टन ग्राउंड्स हैं, ठीक है, हमारे पास जिनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, बट इट इज़ अ रिलेटिव राइट। मतलब रिलेटिव राइट मतलब वी आर हैविंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं? जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए जब पर्सन अप्लाई करता है, ठीक है, तो उसमें प्रोहिबिशन हो सकती है, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस पे। दूसरा है हमारा एज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, कर सकते हैं, ठीक है, कि इस एज ग्रुप तक ही पर्सन इज एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर अ सर्टेन पोस्ट इन द गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक स्टेटस, जैसे एप्लीकेशन फ़ीस जब होती है, ठीक है, सो हम देखते हैं कि एससीज और एसटीज़ के लिए क्या होती है, फ़ीस जो है वो लेस होती है। ठीक है, सो ये क्या हमारे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जब हम आर्टिकल 15 को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हम डिफरेंट डिफरेंट क्लोजेस को देखते हैं। अब हम देखते हैं, पहले हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 2 विच इज़ रिलेटेड टू पब्लिक एक्सेस। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्टेट जो है किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ठीक है, ऑन दीज ग्राउंड्स रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम विद रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट हैं। ठीक है, चाहे वो स्टेट ने बनाए हैं या वो प्राइवेट एंटिटीज़ ने बनाए हैं फॉर पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। सेम वे द यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग गार्ड्स, रोड हैं हमारे, पब्लिक रिजॉर्ट्स हैं, ठीक है, जो स्टेट के द्वारा मेंटेन किए गए हैं, स्टेट फंडेड हैं। ठीक है, पब्लिक एमिनिटीज हैं, ठीक है, जो कि चाहे प्राइवेट इंडिविजुअल ने ही बनाए हों फॉर पब्लिक यूज़, वहाँ भी नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी डन। ठीक है, दिस इज मेड वेरी क्लियर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेज हैं, जैसे आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 है। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो है वो स्टेट को पावर देता है कि वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं वुमेन के लिए एंड चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल है हमारे पास 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 4। तो यहाँ पे भी स्टेट को पावर दी गई है कि दे कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन्स और फॉर एससीज एंड एसटीज। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 5। सो ये भी स्टेट को ही पावर देता है ताकि वो स्पेशल प्रोविजंस दे पाएँ, किसको, जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में मेंशन है, जो कि हमारे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, एससीज हैं, एसटीज हैं। ठीक है, पर इसमें एक एक्सेप्शंस हैं कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आते हैं आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में, वहाँ पे ये वाला क्लॉज जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। और एक चीज़ जो मैं क्लियर कर दूं आपको कि ये जो हमारे स्टेट को जो पावर्स दी गई हैं दे आर डिस्क्रिशनरी।
डिस्क्रिशनरी का मतलब है जब गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज होंगे, सो दे विल प्रोवाइड दीज प्रोविजंस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई उठ के कल को सुप्रीम कोर्ट चला जाए कि मुझे तो स्पेशल प्रोविजंस नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब रिसोर्सेज होंगे तभी गवर्नमेंट ये वाले क्लोजेज जो हैं उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी के लिए वर्क कर पाएगी। ठीक है, सो दीज आर एनेबलिंग प्रोविजंस मीन्स द गवर्नमेंट हैज डिस्क्रिशन टू इम्प्लीमेंट देम। ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट हैज क्लैरिफाइड दैट दीज आर नॉट फंडामेंटल राइट्स टू डिमांड। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 6, जो कि हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। अब इसमें क्या था, 10% रिजर्वेशन दिया गया है फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ठीक है, और ये रिजर्वेशन कहाँ कहाँ होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी होगा और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो स्टेट ने मतलब प्रोविजंस को कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करने के लिए स्कीम्स वगैरह लॉन्च की हैं। जैसे आर्टिकल 15 क्लॉज 3 वो जो कि वुमेन और चिल्ड्रन के लिए है। ठीक है, तो इसमें जैसे एक तो हमने पंचायती राज वाला देख लिया। ठीक है, फिर हमने देखा है, फिर एक स्कीम है हमारे पास पीएम उज्ज्वला योजना, जिसमें कि एलपीजी कनेक्शंस दिए जाएंगे फ्री टू द वुमेन हु आर लिविंग इन बीपीएल हाउस होल्ड्स। ठीक है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बनाई गई है। ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 15 क्लोज 4 एंड 5 जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, एससीज के लिए है, एसटीज के लिए है। ठीक है, तो इसमें जैसे हम देखते हैं रिजर्वेशंस हैं एससीज के लिए, एसटीज के लिए एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में भी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 6। सो ये हमने देख लिया है कि 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, गवर्नमेंट जॉब में भी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी। ठीक है, और ये इम्प्लीमेंट कब हुई थी, 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने डिस्कस किए दो आर्टिकल्स 14 एंड 15, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्टिकल 16 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो लाइक कर देना वीडियो इफ़ यू आर थिंकिंग दे आर हेल्पिंग इन योर स्टडीज़, एंड कमेंट कर देना अपने डाउट्स इफ़ यू हैव एनी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, और मैं उस पर रिप्लाई करूँगा, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, और बेल आइकन दबा देना ताकि फर्दर वीडियोस भी आपको मिलती रहें एंड यू कैन कंटिन्यू योर स्टडी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय बाय।